अक्षय कुमार ने कहा है कि प्यार का मतलब सिर्फ हासिल करना नहीं होता, और मेरा आइडिया ऑफ लव वहाँ से आता है। जहाँ से भी मुझे तरीका मिल जाए कुछ कहानी कहने का, सुनने का, बताने का, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकूँ। और मुझे लगता है कि वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट वी हैव। ऐसा नहीं है कि अगर आप सीटेट क्लियर कर लोगे तो आप बन ही जाओगे गवर्नमेंट टीचर, उसके लिए एक अलग एग्जाम है। मम्मी की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रही है शुरू से कि मैं काम करना कभी ना छोड़ूं, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। एक चीज़ कहना चाहूँगी दिल्ली के बारे में, बहुत भरा हुआ शहर, कई जगहें बहुत खूबसूरत है, कई जगहें बहुत डरावनी भी है। एक चीज़ देखनी थी कि मेरा नाम, कि प्रिंट में या कहीं भी मेरा नाम हो। और फिर जब मैं देखती थी कि वो मेरा नाम छपा हुआ है तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं थी। शादी में डाउरी हमेशा ली जा रही है और एलिमनी 2-3% केसेस में होती है, तो इट्स नॉट लाइक एलिमनी इज द आंसर टू डाउरी। और अगर हम इतने एक्सचेंज ऑफ मनी की ही बात करें तो फिर रिश्ता कैसे एस्टेब्लिश हो पाएगा ना। जो भी सारा मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो पावर डायनामिक्स पे चलता है, और फिर वो पावर डायनामिक्स पे जब सवाल उठ जाता है तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। लोग 9 to 5 जॉब के बाद सोचते हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी लाइफ ही तो जीनी है। अपने कुछ दिन भर में जितनी थकान है उससे भी तो मिटाना है, सोना भी तो है। पर कुछ लोग हैं वो अपनी लाइफ को 24 घंटे के हिसाब से नहीं जी रहे होते, वो अपनी लाइफ का एक दिन 48 घंटे के हिसाब से जी रहे होते हैं, अपने सपने पूरे कर रहे होते हैं। और ऐसी एक आज महिला हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिनके कई सपने हैं। उन्हें पोइट बनना है, उन्हें टीचर बनके थोड़ी सी डांट और थोड़े प्यार के साथ बच्चों के भविष्य को संवारना है। इसके साथ ही उन्हें अपने जज्बातों को अपनी कविताओं के जरिए दुनिया तक पहुंचाना है, क्योंकि उनका मानना है बॉस लाइफ को वेस्ट तो नहीं करना, खाली हाथ तो नहीं जाना, उनको कुछ बड़ा करना है, अपने सपने जीने हैं, ऐसे जैसे हिस्ट्री की बड़ी सी किताब में एक छोटा सा नाम अपना भी छप जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद है शिवी। शिवी, आपका बेटी और अम्मा के इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मीरा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया, आप बताएं। तो मैंने आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है अपने जो है व्यूअर्स को, आप मुझे अपने बारे में बताइए। अगर आपको अपने आप को डिफाइन करना है तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत मुश्किल है मेरे लिए सवाल का जवाब देना, क्योंकि हर रोज़ ही मैं एक अपने आप से मिल रही होती हूँ और मैं एक नई पहचान के साथ उठ रही होती हूँ। कभी मुझे लगता है कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, कभी मुझे लगता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है और कुछ ऐसा होता जाता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने एक नई इंडिविजुअलिटी से मिल रही हूँ। बट फिर भी अगर मुझे कुछ कहना ही है अपने बारे में तो हाँ, प्राइमरीली मैं एक टीचर हूँ और कविता करती हूँ और कहानियाँ लिखती हूँ, रिसर्च करती हूँ। जहाँ से भी मुझे तरीका मिल जाए कुछ कहानी कहने का, सुनने का, बताने का, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकूँ। जैसे कि आपने बोला आप टीचर हैं, तो बचपन से आपके अंदर ये शौक था कि आपको जो है बच्चों को पढ़ाना है, या टाइम के साथ ये शौक आपके अंदर आया? इस बात पे मैं हमेशा, हमारे एक प्रोफेसर थे जो कहते थे कि हमें बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाना है, हमें उन्हें रीडर्स और राइटर्स बनाना है। तो जैसे मेरे अंदर ये टैलेंट है लिखने का, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये टैलेंट और बच्चों को भी दे पाऊँ। तो मुझे बहुत पसंद है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊँ और बच्चों में ये इंटरेस्ट पैदा करूँ कि वो भी किताबें पढ़ें और फिर कहानियाँ कहें, सुनाएं और भी कहानियों के बारे में जानें। जैसे कि आपने बताया कि आप टीचिंग करती है, तो कौन से स्कूल में पढ़ाती है आप? फिलहाल मैं सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, द्वारका में है ये स्कूल। इससे पहले आपने कौन कौन से स्कूल्स में पढ़ाया है? इससे पहले मैंने ऑल गर्ल्स स्कूल में, क्वींस वैली स्कूल में पढ़ाया हुआ है। तो जैसे आपने बताया कि पहले से आपके अंदर ये शौक था बचपन से ही, तो आपने इसके अलावा भी कभी सोचा कि बचपन से ये था कि टीचिंग में ही जाना है, या फिर ऐसा कभी दिमाग में आया नहीं यार टीचिंग के अलावा, जैसे आपने कहा आपको कहानियाँ पढ़ना लिखना पसंद है, तो राइटर्स बनना है या फिर कोई पोइट बनना है, इस टाइप का ख्याल नहीं है? जी बिल्कुल, और मुझे ये भी ख्याल आया कि मैं सिर्फ राइटर या पोइट क्यों बनूं जब मैं और बच्चों को भी राइटर पोइट बना सकती हूँ।
तो इसलिए आपने टीचिंग का वो डेफिनेटली ऑल्सो आपको बहुत शौक लगेगा ये जान के कि मेरे पास बायोलॉजी विद मैथ थी क्लास 11th-12th में। बट फिर मेरी बहुत ही अच्छी इंग्लिश टीचर थी और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि फिर मैं इस फील्ड में जाऊँ। नहीं मतलब अक्सर होता क्या है, अगर आपके पास 11th, बहुत बड़ी बात कही है आपने कि 11th-12th में बायो और मैथ आपके साथ है, तो लोग पता है क्या आपको एडवाइस करते हैं, या तो आप बीटेक कर लो या फिर बायोलॉजी है तो फिर क्यों ना आप जो है डॉक्टर मतलब इस टाइप वाले फील्ड में चल जाओ। तो इस सब के बीच में ये टीचिंग वाला फील्ड आपने क्यों चूज करा? एज आई टोल्ड यू कि मेरी इंग्लिश की टीचर थी और फिर उनकी क्लासेस में बहुत मज़ा आने लगा मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इधर चला जाए। फिर क्या होता है ना कि सैडली राइटिंग की फील्ड या पोइट्री की फील्ड आज तक भी इतनी कमर्शलाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि चलो बच्चों को भी सिखा लिया जाएगा और एक स्टेबल जॉब भी हो जाएगी। तो फिर दोनों तरफ से मुझे वो विन विन सिचुएशन लगी और अलॉन्ग विद दिस तो फिर मैं वही कर ही रही हूँ ना जो मैं चाहती हूँ करना। बिल्कुल सही कहा आपने कि विन विन सिचुएशन। इवन हम लोग सभी लोग ना अपनी लाइफ में यही सोचते हैं कि एक स्टेबल जॉब के साथ आप अपने जो है सपने भी पूरे कर सकें, ड्रीम्स भी पूरे कर सकें। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहे जितनी भी बड़ी हो जाऊं, बच्चे तो नए ही आते रहेंगे मेरे पास। तो फिर उनका जो पर्सपेक्टिव, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो जिंदगी देखने का तरीका है, जिंदगी देखने का नजरिया है, वो हमेशा नया ही रहेगा और मैं फिर जवान ही रहूंगी उससे मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी। तो जैसे टीचिंग में है ना, तो लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन रहता है टीचिंग को लेके कि टीचिंग का अगर आपको किसी को, मान लो आपको किसी को जो है टीचर बनने के लिए इंस्पायर करना है, तो आप बेसिक उसको क्या बताएंगे कि हाँ आपको जो है पहले स्टार्ट ये करना है, बीएड करना है, डीएलएड करना है, या फिर कुछ कैसे बनेगा वो टीचर? डिपेंड करता है कि कौन से लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। अगर प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो हाँ डीएलएड होती है। अगर टीजीटी बनना चाहते हैं जो कि 6 to 10th के टीचर होते हैं, फिर उसमें ग्रेजुएशन करके जिस भी सब्जेक्ट में बनना चाहते हैं फिर बीएड होता है। और अगर पीजीटी बनना चाहते हैं जिस पोजीशन पे मैं हूँ तो मास्टर्स करके उस सब्जेक्ट में और फिर बीएड। ओके तो डीएलएड में लोग सोचते हैं ऐसे डीएलएड में ज़्यादा स्कोप है आगे, या फिर आपका जो है बीएड के बाद ज़्यादा स्कोप है टीचिंग लाइन में? एज आई टोल्ड यू कि लेवल पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग बच्चों को संभाल पाते हैं, जैसे मुझे नहीं लगता कि मैं छोटे छोटे बच्चों को संभालने की क्षमता रखती हूँ, बहुत मेहनत लगती है उसमें। खैर बड़े बच्चों के साथ अपने चैलेंजेस हैं, बट फिर जो वो लोग कर पाते हैं प्री स्कूल के टीचर्स, हाथ पकड़ के उन्हें खाना खिलाना, वो मुझे नहीं लगता है कि शायद मैं कर पाऊंगी। उसमें काफ़ी एफर्ट लगेगा। तो और प्लस मेरा जो पैशन था इंग्लिश के टुवर्ड्स और मेरा जो इंक्लिनेशन है मेरे सब्जेक्ट को लेकर, उसमें फिर मुझे था कि फिर मैं वही सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। तो ऐसा कुछ है कि डीएलएड के बाद जो भी अगर किसी ने डीएलएड कर रखा है तो वो जो है पीजीटी टीचर नहीं बन सकता है, ऐसा है क्या? हाँ, मतलब आपको फिर मास्टर्स तो चाहिए ही उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। डीएलएड इज बेसिकली अ डिप्लोमा। इट्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये फुल फॉर्म है उसकी। तो आप सिर्फ हाँ प्राइमरी को ही पढ़ा सकते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स। अच्छा, अगर किसी को गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसका जरूरी है कि उसे नेट या जैसे सीटेट होता है या टीईटी होता है, ये सब क्लियर करना पड़ेगा? मतलब क्या है ये? नेट इज फॉर कॉलेज लेवल, फॉर यूनिवर्सिटी टीचिंग। और सीटेट हाँ प्राइमरी और टीजीटी लेवल के लिए होता है। फॉर नाउ सीटेट पीजीटी लेवल के लिए नहीं है। ओके, ये चेंजेस कब से आए? मतलब पहले तो मैंने सुना था कि हाँ आपको जो है ये क्लियर करना पड़ता है, ऐसा कुछ होता था, 1.5-2 साल का टाइम मिलता था, 2 पेपर क्लियर करने, देन आप जो है उसके बाद आप गवर्नमेंट टीचर बनोगे। हाँ मतलब, और सीटेट खाली क्वालिफाइंग एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया, जैसे मेरे दोनों लेवल्स ऑफ सीटेट क्लियर हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप सीटेट क्लियर कर लोगे तो आप बन ही जाओगे गवर्नमेंट टीचर। उसके लिए एक अलग एग्जाम है, डिपेंड करता है। अगर आपने केवी में जॉब लेनी है या एनवीएस में जॉब लेनी है या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में जॉब लेनी है, तो हर जगह हर स्टेट के अपने अलग रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो है एक गवर्नमेंट जॉब, मतलब आप जैसे होता नहीं था पहले कि आपके जो है एक गवर्नमेंट जॉब लग गई, देन आपका ट्रांसफर होता है। तो अभी जैसे आप बोल रही कि अगर आपको केवी में अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग पेपर है, देन अगर दिल्ली गवर्नमेंट के जितने स्कूल्स है उनमें अप्लाई करना है तो उनके लिए अलग है, या छत्तीसगढ़ वगैरह अगर आपका ट्रांसफर हो गया तो उसके लिए, तो ये कैसे डिफरेंट? वो डिपेंड करता है कि अगर आप स्टेट बेस्ड एग्जाम देंगे तो फिर आप उसी स्टेट में रहेंगे। अगर आप केवी का एग्जाम देते हैं जो कि सेंट्रल
गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो वहाँ कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो मतलब बेसिकली ये है कि क्या बोलते हैं, अगर एग्जाम पे डिपेंड करता है कि आपके जो है टीचिंग। हाँ जी बिल्कुल। ओके, तो इसके अलावा जैसे मैंने आपके बारे में और भी पढ़ा है कि आप जो है कविताएं लिखती हैं, पोएम्स वगैरह सुनाती हैं, तो ये वाला शौक आपके अंदर कब आया? 6th क्लास में थी मैं, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि और थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा हो सकता है ये, पर मैंने कॉकरोच के ऊपर पोम लिखी थी अपनी पहली। और उसके बाद से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये चीज़ें शब्दों में पिरोना बहुत पसंद है। जो मेरे आसपास है, मुझे उनके बारे में लिखना बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट वी हैव। तो उसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई चीज़ अगर कही है तो चुभ भी सकती है और फिर प्यारी भी लग सकती है। तो आपको याद है वो पोएम जो आपने कॉकरोच के ऊपर लिखी थी? नहीं, बट मुझे ये ज़रूर याद है, क्योंकि आज भी मुझे कॉकरोचेस से डर लगता है, तो इसलिए मुझे याद है कि मैंने उसके ऊपर लिखी थी। और उसके बाद आज भी मेरे कबर्ड के अंदर आप देख लेंगे तो दुनिया भर के ऐसे पेजेस पुराने जिसमें मैंने पोम्स लिखी हैं। अभी पीछे ही मैं कुछ दिन पहले देख रही थी, तो फिर इट इज़ अ जर्नी। आज जहाँ मैं पहुँच पाई हूँ, आज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिटरेरी मैगजीन्स में मेरी पोम्स हैं, या फिर मैं परफॉर्म कर पा रही हूँ, मैं जर्नल्स में आर्टिकल्स दे पा रही हूँ। इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। वो एक रात में या एक दिन में होने वाली बात नहीं है। और फिर मेरी पढ़ाई भी फिर उसी तरीके से हुई कि उसको सपोर्ट मिल पाए, कि मैंने मास्टर्स इंग्लिश में करी इसीलिए ताकि इस चीज़ को सपोर्ट मिल पाए कि जो मैं करना चाहती हूँ फिर मैं उस चीज़ के बारे में पढ़ भी लेती हूँ तो और अच्छा हो जाएगा। और जब मुझे पढ़ाना भी है तो फिर क्यों नहीं। तो ये आपको लगता है कि अगर आपको जो है पोएम्स या लिटरेचर की तरफ जाना है तो उसके लिए पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप शब्दों को जान पाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मुझे राइटिंग अच्छी लगती है या मैं राइटर बनना चाहती हूँ या मैं इंग्लिश की टीचर बनना चाहती हूँ तो फिर बस ऐसे ही हो जाएगा। डेफिनेटली जो मेरा राइटिंग का शौक है उस पर अगर मैंने लिटरेचर पढ़ लिया तो वो पॉलिश ही होगा। ओके, तो इस सब में आपकी पेरेंट्स, बेसिकली आपकी अम्मा ने आपको कैसे सपोर्ट किया? I think one word that I would like to say about my mother is that she's been very strong. मतलब अगर कहा जाए इकोनॉमिक सेंस में तो उन्होंने कभी काम नहीं किया। ट्यूशन्स बहुत पढ़ाए हैं मेरे पापा के साथ मिलकर, इकोनॉमिक सेंस में कभी काम नहीं किया, बट उन्होंने एक्चुअली सबसे ज़्यादा काम किया है हमारे घर में। मतलब वो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हर चीज़ का ख्याल रखना। आज भी जब मैं आ रही थी तो शी मेड श्योर कि तो अच्छा तुम्हें कौन से वाले सैंडल्स पहनने हैं, तुम्हें कौन सा वाला सूट पहनना है, अच्छा मैं ये प्रेस करके रख देती हूँ, वो प्रेस करके रख देती हूँ। तो हर छोटी चीज़ का ख्याल रखना जो शायद कोई और नहीं कर पाएगा मेरे लिए घर में, वो करती हैं। तो जैसे आप एक दो लाइन सुना सकती जो आपने खुद से लिखी हो पोएम्स वगैरह? तो क्योंकि माँ की बात चली है तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे बाबा और मेरी माँ का रिलेशनशिप काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है मुझे। मतलब जो मेरी प्यार की डेफिनेशन है कि दो लोग अगर प्यार में हों तो दो लोग एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए, तो वो मेरे पेरेंट्स से आती है, वो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे बाबा मेरी माँ से इश्क नहीं जताते। He doesn't bring her a quintessential red rose. He doesn't sing her the lyrics of an Ali Sethi song. पर जब भी वो हफ्ते की सब्जी लेने जाती हैं, सबसे भारी वाले वो 2 थैले खुद उठा लाते हैं। पर मेरे बाबा मेरी माँ से इश्क नहीं जताते हैं। ये बस एक छोटा सा पार्ट था उस पोम का जो मैंने लिखी थी उन दोनों के लिए। बहुत ही खूबसूरती से एक दूसरे से वो प्यार जताते हैं और बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं घर में। तो मैंने उन्हीं से सीखा है कि प्यार एक्चुअली कैसे होना चाहिए। बिल्कुल, मदर और फादर से ही हम सीखते हैं कि हमें जो है लाइफ में आगे करना क्या है। तो जब आप पोएम्स वगैरह लिख रही थी, जब आपने पहली पोएम अपनी मदर को सुनाई थी, अपनी अम्मा को सुनाई थी, तो उस टाइम पे उनका क्या रिएक्शन था? ऑनेस्टली तो उनका ये रिएक्शन था कि पढ़ाई कर लो। मतलब हाँ, थोड़ी सी मिडिल क्लास पेरेंटिंग कि हाँ नहीं पढ़ाई कर लो पहले फिर ये सब करना। बट फिर उन्होंने धीरे धीरे जब देखा
कि ये एक्चुअली मटेरियलाइज हो रहा है और एक्चुअली हाँ नहीं मुझ में टैलेंट है, तो फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उसको सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से उसको रिकग्नाइज किया। और अब वो हर छोटी चीज़ का ख्याल रखती हैं, वो इतनी खुश हैं इस चीज़ पर कि मुझे रिकग्नाइज किया जा रहा है, और अगर आप गूगल भी करेंगे तो आप मुझे ढूंढ पाएंगे। तो वो उनके लिए काफ़ी गर्व की बात है आज की डेट में। बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या है कि बच्चों के नाम से अगर पेरेंट्स को जाना जाए तो इससे बड़ा मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपकी अम्मा होती शायद आज वो भी आपने जिस तरीके से पोएम सुनाई, जिस तरीके से उनको डिस्क्राइब करा, ये मतलब अपने आप में ये होता है ना, बेटी का प्यार दिखाता है अम्मा के लिए। जैसे आपने ना अभी अपने अम्मा के बारे में पोएम सुनाई, अपने अम्मा और बाबूजी की जो खूबसूरत सा रिलेशन है, किस तरीके से वो एक दूसरे से प्यार जताते हैं, ना दिखाते हुए भी शब्दों के जरिए या काम के जरिए अपना प्यार एक दूसरे को बयां करते हैं। तो आपकी लाइफ में आपने जैसे आप अपनी मदर से सारी चीज़ें शेयर करती है, तो उन्होंने कभी आपको बताया कि हाँ नहीं, लाइफ को आपको इस तरीके से जीना है, इस तरीके से आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है? ये होता है ना, पेरेंट्स गाइड करते हैं आपको हर चीज़ के लिए। जैसे मैंने कहा कि मम्मी ने इकोनॉमिक सेंस में कभी काम नहीं किया, तो मम्मी की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रही है शुरू से कि मैं काम करना कभी ना छोड़ूं। मतलब कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, या मुझे पैसे के लिए किसी से पूछना ना पड़े, या जैसे जैसे आज मुझे 4 साल हो गए हैं कमाते हुए, तो फिर अगर कुछ भी मुझे पेमेंट करनी है तो फिर पेटीएम फोन में नंबर डाला और हो गया। तो फिर ये चीज़ उन्हें बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ मेरी बेटी को आज किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, या फिर उसको मतलब किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। उनको ये बात काफ़ी पसंद है, ये मैंने सीखा है उनसे। वो मुझे कभी घर पर बैठने नहीं देंगी। तो मतलब आपने कच्ची उम्र से ही काफ़ी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है, तो ये बहुत अच्छी। पर आपकी मम्मी को कभी ऐसा नहीं लगा, जिस तरीके का जैसे आपने बताया आप दिल्ली से ही बिलोंग करती है, तो जैसे दिल्ली का माहौल है, इस माहौल को लेके आपकी मदर ने आपको कभी कुछ ऐसे, मतलब होता है ना डर होता है पेरेंट्स के अंदर कि हमारी बेटी बाहर जाएगी, और क्या बोलते हैं, कहीं होता है सोसाइटी हमारी इस तरीके की है, अभी भी कहीं ना कहीं ये होता है कि कहीं किसी ने छेड़ दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो हाँ, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बात है, ये काफ़ी दुखद बात है कि दिल्ली में रहते हुए, इतने मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कैपिटल सिटी में रहते हुए पेरेंट्स को करना पड़ता है वॉर्न। और डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स ने भी हज़ारों बार मुझे वॉर्न किया है, बट फिर उन्हें एक तरह का ट्रस्ट भी है कि अगर ये जा रही है तो फिर हमें इन्फॉर्म्ड रखेगी, या फिर हमें बता देगी जहाँ पहुँच गई है। आज भी पहुँचने से पहले मेरी मम्मी का मुझे मैसेज आया हुआ है कि क्या तुम पहुँच गई हो। तो वो वाली चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से वो मेक श्योर करते हैं। और शायद पहले जब मैं टीनेजर हुआ करती थी 15-16 साल की, तो मैं काफ़ी चिढ़ जाया करती थी कि मम्मी क्या है, ये कपड़े क्यों नहीं पहनूं, या फिर यहाँ क्यों नहीं जाना, या फिर 6 बजे से पहले घर क्यों वापस आ जाना है। पर आज इस एज में जब मैं खुद टीनेजर लड़कियों से डील करती हूँ 11th-12th की, तो मुझे समझ में आता है कि फिर वो कहीं ना कहीं सही थे, आज भी सही है। कि चलो अगर हम एनवायरनमेंट को नहीं कंट्रोल कर सकते तो चलो हम कोशिश कर लेते हैं कि हम सही चल लें। राइट। ये एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि हम खाली अपनी लड़कियों को रोकते हैं, अपने लड़कों को नहीं रोकते हैं। बट मेरे घर में आई थिंक हम लड़के को भी रोक रहे हैं, मेरे भाई को भी रोक रहे हैं, सो दैट एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट ही ग्रोज अप इन अ मैनर कि वो ऐसा कुछ ना करे, बिल्कुल वो किसी को अनकंफर्टेबल फील ना कराए। बिल्कुल, लड़कों को ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों को आप संभाल लोगे, कब तक संभालोगे, आप कब तक उन्हें घर पे रखोगे, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो इस सब के अलावा मैंने आपकी जो है कुछ ओपन माइक पोइट्रीज भी देखी हैं, आप स्टैंड अप पोइट्रीज भी करती हैं, तो ये वाला कभी मतलब जब आपने पहली बार ऐसे करा था तो ऐसे डर नहीं लगा कि इतने सारे लोगों के बीच में जाके आपको अकेले खड़े होकर पोएम्स बोलनी है? बिल्कुल, हमेशा लगता है, आज भी लगा था हमेशा लगता रहेगा। वो 2 सेकंड का पॉज बिफोर गेटिंग कंफर्टेबल, वो हमेशा लगता है। बट जैसे मैं 5th क्लास में थी, तो जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ा करते थे, तो फिर टीचर हमेशा मुझे खड़ा कर देती थी कि तुम पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा नरेशन बहुत अच्छा है। तो वहाँ से आता है ये कि मेरा नरेशन इतना अच्छा है। और हमेशा जब भी स्कूल में प्लेज हुए तो मैं ही नैरेटर बनी। तो मुझे लगा कि हाँ शायद इस चीज़ का टैलेंट भी है कि कुछ बात कहनी, और किस तरीके से कहनी वो भी अलग है। फिर जब मैंने इसी साल अपना पहला ओपन माइक शुरू किया था,
मतलब पिछले साल, अब तो ये साल नया हो गया, तो जब पिछले साल अपना पहला ओपन माइक शुरू किया तो फिर मुझे लोगों ने कहा कि लगता नहीं है कि आपका पहला ओपन माइक है। उसमें भी टीचिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि टीचिंग तो ऐसी चीज़ है कि मैं रोज जाके प्रेजेंटेशन दे रही हूँ एक घंटे की एक क्लास में, और रोज कम से कम मुझे 3 से 4 घंटे प्रेजेंटेशन देनी है, जिसके बारे में मुझे प्रिपरेशन तो है, पर बच्चे क्या बोलेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, बच्चे सडन क्वेश्चन पूछ लेंगे कुछ भी। बिल्कुल, तो मुझे इम्प्रॉम्प्टू प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ता है, और फिर मुझे बहुत सारे तरीकों से एक ही बात करना भी आता है। तो आई थिंक मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस उसने काफी मेरे ओपन माइक में हेल्प करी मेरी। ओके, तो पहला आपका ओपन माइक जो आपने सबके सामने पहली बार जो अपने दिल की बात या आपने लिखा हुआ कुछ बोला हो, कहाँ पे बोला था? वो एक्चुअली मैंने स्कूल में ही बोला था, टीचर्स डे का था ओकेजन, और फिर मुझे बोला गया कि चलो तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो कुछ सुना के दिखाओ। और फिर मैंने सुनाया तो फिर काफ़ी खुश हुए थे लोग, तो फिर मैंने कहा कि अगर इन सब के सामने कर सकते हैं तो बाहर जाके क्यों नहीं कर सकते। फिर मैंने थ्रू इंस्टाग्राम, एंड आई वुड लाइक टू कमेंट कि इंस्टाग्राम इज एन अमेजिंग मीडियम टू फाइंड पीपल, टू लुक फॉर चैनल्स, टू लुक फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल जो ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। और आज काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जाकर मैंने परफॉर्म किया हुआ है। तो कुछ एक के नाम बता सकते हैं? हाँ, उन्मुक्त स्टूडियो, जिस आपने मुझे नोटिस किया था, पोएट्स ऑफ दिल्ली is a great organization, और रिसेंटली टे पटेल जो कोपल खन्ना चलाती हैं, उनका एक सेगमेंट है घर, जो अलग अलग सिटीज में जाकर वो उसको चलाती हैं। तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिली, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल से आपका मिलना होता है, और फिर उससे आपको और इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि सिर्फ सुनाना नहीं है, वहाँ पे जाके सुनना भी है। राइट। सामने वाले ने क्या पता जो है कुछ ऐसी लाइन लिखी हो जो आप अगली पोएम में यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो सोच भी रही हूँ कि एक आधी लाइन मैं वहाँ के एक्सपीरियंस से अपनी नेक्स्ट पोएम में डालूं। ओके, तो जैसे ओपन माइक वगैरह आपने बताया कि ना आपने जो है अर्ली एज से शुरू कर दिया था, आई गेस पहली बार जब आपने स्कूल में स्टार्ट करा था, उसके बाद जो है आपने इस तरीके से जैसे अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जाके, अगर किसी को जैसे मान ले कोई इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं करता है, होता है कई बार कि आपने जो है इंस्टाग्राम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रीच आउट करा, पर उनका रिप्लाई नहीं आया सामने से, किसी को मतलब है शौक, बहुत सारे लोग हैं मेरे भी जानने में जिनको शौक है इस टाइप की ओपन माइक पोइट्री करने का, तो वो लोग कैसे अपने आप को जो है सबके सामने ला सके? क्योंकि अभी आप कई बार होता है इंस्टाग्राम पे भी जो है, क्योंकि आपका डे बिल्कुल हैक्टिक है, आप नहीं देखते हो, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है वो कोई और संभाल रहे हैं उनके पेजेस, तो वो नहीं देखते हैं, तो उस केस पे आप क्या करती हैं? क्या आप सजेशन देना चाहेंगे जो न्यू कमर्स है? देखिए, एक्चुअली ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं, क्योंकि ये सारे जो पोइट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के बारे में सोचकर और उनकी आवाज़ आगे लाने की कोशिश करते हैं। पर हाँ, फिर भी जैसे बुक माई शो पर भी जाया जा सकता है, और वहाँ इवेंट्स देखे जा सकते हैं कि क्या हो रहे हैं, और फिर वहाँ से इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का कांटेक्ट मिल जाता है, और एटलीस्ट आपके पास कंपनी का आइडिया हो जाएगा या इंस्टीट्यूशन का आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने जाना कहाँ है। तो अगर एक चीज ना सही तो दूसरी सही, बात वही है, रुकना नहीं है, बस कंटिन्यू। हाँ, तो फाइंड समथिंग दैट ड्राइव्स यू, क्योंकि इवन एज मैं स्कूल से आकर थक जाती हूँ, और फिर बहुत सारे और भी काम हैं, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, अपनी भी लाइफ एंजॉय करनी है, पर एक जैसी चीज़ थी कि मैं बहुत ही छोटी थी और मुझे एक चीज़ देखनी थी कि मेरा नाम हो, कि प्रिंट में या कहीं भी मेरा नाम हो, और फिर जब मैं देखती थी कि वो मेरा नाम छपा हुआ है, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं थी। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया ना कि क्या बोलते हैं, आप जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप ब्लैंक हो जाते हो, आप खड़े हो ऑन स्टेज, आप ब्लैंक हो जाते हो, आपके पास पोइट्री बहुत अच्छी है बट आप ब्लैंक हो जाते हो। और कई बार ऐसा होता है कि मेरा एक और क्वेश्चन था इसी में मैं ऐड कर रही हूँ कि जैसे आपने बोला आप ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट करती है, तो क्या गारंटी है या वो किस बेसिस पे लेते हैं? आप उनको पहले अपनी पोइट्री भेजती हैं रिकॉर्ड करके, तब वो लेते हैं, या फिर वो डायरेक्टली जैसे मैंने अप्लाई करा तो वो बोलेंगे आप आ जाओ, या डायरेक्ट आपको स्टेज दे देंगे, ऐसा कुछ है? मल्टीपल चीजें हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस दे एक्सपेक्ट यू कि आप उनको एक स्मॉल पेमेंट करें, तब वो आपको अपना स्टेज देंगे, राइट?
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी एक गूगल फॉर्म आपको देते हैं, फिर आप अपनी पोएट्री सबमिट करो, आप सिलेक्ट हो जाते हो, फिर वो अपना स्टेज देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ओपन रखते हैं कि हाँ आप आओ, हम आपको सुनेंगे, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मर टिकट नहीं लगाते, ऑडियंस टिकट्स लगाते हैं। और फॉर दोज who find it difficult to pay, वो फिर ऑनलाइन से शुरू कर सकते हैं। जैसे कम्यून दिल्ली ऑनलाइन भी काफी शोज करते हैं। कम्यून इज अ वेरी फेमस पोएट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्राई करिए छोटे से शुरू करने का, और उसके बाद ये कोशिश करें कि आप कॉन्टैक्ट्स बनाएं। दिस इज अ फील्ड जिसमें कॉन्टैक्ट्स काफी काम आते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करें, और उसके बाद 1% to another person वो बिल्डअप होता जाएगा। एंड एज आई टोल्ड यू कि लाइक माइंडेड लोगों से मिलेंगे तो फिर आपका भी रिप्लेनिश ही होगा टैलेंट। तो दिल्ली में जैसे आपको रहते रहते बचपन से आप दिल्ली में रह रही है, तो कुछ आपके सजेशंस है? जैसे कोई पहली बार दिल्ली आ रहा है, जैसे होता है ना, कई बार लोग होते हैं अपनी पोइट्री की खोज में निकल जाते हैं कि हाँ भाई दिल्ली एक ऐसा है जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको एक्ट्रेस बनना है, आपको यहाँ पे वो वाला फील्ड मिल जाएगा। आपको जो है पोइट बनना है तो आपको एक मंच मिल जाएगा यहाँ पे। दिल्ली पे आपको हर चीज मिल जाएगी। तो कोई बाहर से अगर दिल्ली आ रहा है, मान लीजिए जैसे मैं ही हूँ, मैं उत्तराखंड से पहली बार दिल्ली आई, तो बहुत सारी चीजें थी मुझे नहीं मालूम थी। बहुत सारी चीजें होती है सेफ्टी पर्पज को लेके होती है, आपको जो है सेटलमेंट कैसे होना है, दिल्ली का माहौल, क्योंकि आपकी अपने माहौल से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल। तो उनको आप कैसे सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या क्या आपके सजेशन रहेंगे जो पहली बार दिल्ली में आ रहा है, उससे कैसे सेटल होना है यहाँ पे? एक चीज कहना चाहूंगी दिल्ली के बारे में, बहुत भरा हुआ शहर है। सांस लेने को कम मिलेगा, लिटरली भी मेटाफोरिकली भी। देखने में बहुत खूबसूरत है और एक छलावा भी है। कई जगहें बहुत खूबसूरत है, कई जगहें बहुत डरावनी भी हैं, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ शहर है। जैसे मुंबई के बारे में कई लोग कहते हैं कि लोग सपने लेकर आते हैं, दिल्ली के बारे में भी वही चीज सच है। वही सेम है, मैं वही बोल रही थी आपको कि दिल्ली भी ना लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कि हाँ जो है हम वहाँ जाएंगे, अपना स्टार्टअप करेंगे, पर उसके बीच में ना कहीं सेफ्टी आ जाती है। कई बार कुछ लोग आते तो दिल्ली में कुछ बनने हैं, पर यहाँ आके गुम हो जाते हैं, इस शहर की चकाचौंध में गुम हो जाते हैं, या फिर कई और भी कारण हो सकते हैं। सेफ्टी पर्पज की वजह से भी कई लोग, जैसे आजकल चल ही रहा है, उस पर्पज से भी गायब हो जाते हैं। तो उनको जैसे एक स्टार्टिंग फेज होता है ना कि आपको जो है गाइड किया जाता है। जैसे आपकी मदर ने भी आपको गाइड किया होगा, बाहर जाते वक्त अपने पास एक पेपर स्प्रे रखो या कॉल पे लोकेशन शेयर कर दो। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो आप क्या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि सेफ्टी पर्पज को लेके ये आपको जो है फॉलो करना चाहिए? मैं तो एक्चुअली चाहूंगी नहीं कि मुझे कभी ये सजेस्ट करना पड़े, पर सैडली हम इस दुनिया में रहते हैं कि करना पड़ता है। पेपर स्प्रे पर्सनली मैंने कभी कैरी नहीं किया, बट फिर मैं सेफ्टी पिन जरूर कैरी कर लेती हूँ, कोई शार्प ऑब्जेक्ट जिससे मुझे अपने आप को डिफेंड करने में हेल्प हो। बाकी जैसे मैं अभी कैब में आ रही थी और मुझे काफी नींद आ रही थी, पर मैं सो नहीं पाई क्योंकि अलर्ट तो रहना है, लोकेशन तो देखनी है। तो एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इज क्वाइट हेल्पफुल कि लोकेशन अपनी ऑन रखिए, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करके रखिए, और सैडली यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन योर शोल्डर। कोई पीछे तो नहीं चल रहा है, कोई ज्यादा पास तो नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक ये मैंने एक्सपीरियंस किया है स्पेशली विद ईव टीजिंग, कि जब तक उसको इग्नोर करते रहोगे वो बढ़ता रहेगा। तो जवाब देना है तो जवाब जरूरी है। कभी कभार ऐसा नहीं होता कि अगर आपने जवाब दे दिया, लड़कियों के अंदर बहुत होता है कि अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर कल से वो और परेशान करेंगे। हाँ, डिपेंड करता है कि अगर आप उस जगह से रोज जा रहे हैं और फिर उस जगह पे रोज लोग मिल रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आई थिंक कि आप फिर और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेल्प भी ले सकते हैं। विमेन हेल्पलाइन दैट कैन आल्सो कम हैंडी। राइट। इन सब के अलावा मैंने जो है आपके कुछ गूगल पे मूवी रिव्यूज भी पढ़े थे। इसका मतलब आपको मूवीज देखने का भी शौक है। तो किस टाइप की मूवीज देखती हैं आप? हर तरीके की, बट एक्चुअली मैं रियलिस्ट फिल्म ज्यादा पसंद करती हूँ, जो रियल लाइफ पे बेस्ड होती है। जी बिल्कुल, रियल लाइफ पे बेस्ड फिल्म ज्यादा पसंद करती हूँ। आर्टवर्क्स, क्रिटिकली अक्लेम्ड आर्टवर्क्स जो होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करती हूँ। और जैसे आर्टिकल्स जो आपने पढ़े होंगे वो एक थीम रिलेटेड थे कि ये 5 फिल्में या ये 10 फिल्में इसी थीम के अंडर हैं, तो वो फिल्में काफी पसंद हैं। जैसे बहुत ज्यादा पॉपुलर कल्चर फिल्म्स में देखती नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा पॉपुलर एक्टर्स या बहुत ज्यादा पॉपुलर लोग अगर उसमें आ गए हैं तो फिर मैं वो अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आम जनता देख रही है शायद मुझे पसंद नहीं आएगा। कुछ सिलेक्टेड लोग जो वो देख रहे हैं, और अगर मुझे किसी ऐसे इंसान ने सजेस्ट कर दी है जिसमें मुझे पता है कि उसकी मूवी चॉइसेस बहुत अच्छी हैं, तो मैं जरूर जाके उस फिल्म को देखूंगी। तो कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है?
देखिए है तो बहुत सारी, बट दिस एक्चुअली डेट्स बैक टू माई चाइल्डहुड। मुझे नमस्ते लंदन बहुत पसंद है। नमस्ते लंदन, हाँ, एंड जस्ट एज आई सेड कि मेरे मम्मी पापा से ही मेरा आइडिया ऑफ लव आता है। मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि हम उस जनरेशन के हैं जिस जनरेशन में वो मूवी रिलीज हुई, और मेरा आइडिया ऑफ लव वहां से आता है। नमस्ते लंदन। हाँ जी बिल्कुल, उसमें अक्षय कुमार ने कहा है कि प्यार का मतलब सिर्फ हासिल करना नहीं होता। राइट। तो फिर वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है कि जिस तरह से वो वेट करते हैं और फिर बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के वेट करना, वो प्यार है मेरे लिए। बिल्कुल, आपने कितनी प्यारी डेफिनेशन दी है लव की। मतलब आजकल के ज़माने में क्या होता है, लव को ना मतलब या तो हासिल करना है या फिर कैसे, मतलब लव की डेफिनेशन चेंज हो गई है आज के ज़माने में। आजकल क्या होता है कि हुकअप्स चल रहे हैं इस टाइप के, ये पता नहीं 100 तरीके के वर्ड्स है, बेंचिंग पता नहीं क्या क्या है, और इस टाइप के वर्ड्स चलने लगे हैं अब। तो उससे, और ये जो पहले वाला था जैसे आप बता रहे कि होपफुली मैं भी उसी जनरेशन से आती हूँ कि हाँ जो है उस टाइम पे जो प्योर लव होता था उसमें और अब की जनरेशन में कितना डिफरेंस आ गया है, आपने जो एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि आपने दोनों जनरेशन देखी है, वो जनरेशन भी और आज की भी, जो जेन ज़ीज़ की जनरेशन हाँ, है, जो मैं देख रही हूँ अपने सामने हर रोज। तो कितना डिफरेंस लगता है कि पहले से अब इतना ज़्यादा चेंज हो गया। बिल्कुल, आई थिंक सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, और द वे इट इम्पैक्ट्स योर ब्रेन इज ऑल्सो फिनोमिनल। कि धीरे धीरे मतलब यूजेज डेफिनेटली इज इम्पोर्टेंट, कि टेक्नोलॉजी से अब हम दूर नहीं भाग सकते, बट फिर उसकी वजह से हमारी मेमोरी भी अफेक्ट हो रही है, और उसकी वजह से फिर बच्चे बहुत कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं जो शायद उन्हें अभी नहीं करना चाहिए। तो उसकी वजह से शायद उनके आइडियाज ऑफ लव या शायद उनके आइडियाज ऑफ कंपेनियनशिप काफी बदल गए हैं। बट मेरे लिए अगर आप कुछ भी नहीं ढूंढ सकते उस इंसान में जो आप ढूंढ रहे हैं, तो सिर्फ साथ ढूंढ लीजिए, वो बहुत रहेगा। राइट, जो आपका हर कदम पे खड़ा रहे। जी बिल्कुल। तो कोई एक ऐसी स्टोरी, मूवी जैसे आप देखती हैं, तो कोई ऐसी स्टोरी जिसे देख के आपको लगा हो कि ये होता नहीं कि कुछ स्टोरी ऐसी होती है दिल को छू गई बिल्कुल, ये मूवी की स्टोरी, मतलब ऐसे नहीं इसमें बहुत सारे एक्टर है, बहुत बड़े बड़े हैं, या इसने बहुत सारा पैसा कमाया बॉक्स ऑफिस से, ऐसा नहीं, बस इसकी स्टोरी इतनी अच्छी है कि ये दिल को छू गई, ऐसी कोई मूवी? आई थिंक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट लुटेरा। हाँ, तो एक्चुअली मैंने भी रिसेंटली देखी, बहुत सही मूवी है। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत बोर हो जाओगे इस मूवी को, जो फर्स्ट हाफ है बहुत बोरिंग सा है, पर सेकंड हाफ में आपको समझ में आएगा कि एक बहुत क्लासिक फिल्म है। हाँ, ये तो वो फिल्म काफी खूबसूरत लगी मुझे, और आई थिंक इट इज वन ऑफ सोनाक्षी सिन्हा's बेस्ट। तो वो काफी खूबसूरत है, उसकी डेफिनेशन ऑफ लव भी यही है। तो जहाँ भी इंतजार, साथ, कंपेनियनशिप, वो सब मिल जाएगा ना, मैं वही मुड़ जाती हूँ। पर लुटेरा में तो वो उसे मतलब एक टाइम पे आता ना कि हाँ उसे लगता है कि उसने उसे धोखा भी दे दिया है, तो बट फिर भी वो उसके साथ है। हाँ, फिर भी तो वो वाली कॉम्प्लिकेशन लव में थोड़ी सी पसंद है मुझे। तो आप विमेन सेंट्रिक मूवीज भी देखती हैं? डेफिनेटली। कौन कौन सी मूवीज देखी है आपने? समथिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, बुलबुल। ओके। तृप्ति डिमरी की फिल्म है, फोक हॉरर है, बहुत कमाल की फिल्म है। फिर कला, तृप्ति डिमरी की ही फिल्म है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पे बेस्ड है, वो भी बहुत अच्छी है। फिर पार्च्ड, एक 3 राजस्थानी औरतों के बारे में फिल्म है। तो ये जो अभी लास्ट मूवी बताई, इसको तो मैंने नाम ही नहीं सुना है, किस पे अवेलेबल है? नेटफ्लिक्स पे या फिर आई थिंक Amazon प्राइम पे मिल जाएगी आपको। राधिका आप्टे है उसमें, हिंदी ही मूवी है। ओके, नाम उसका पार्च्ड है। ओके, मैंने तो वैसे नाम सुना है, बस ये तीनों ही मूवी मैंने नहीं देखी। मैं मूवी थोड़ा देखती हूँ पर कम, कभी कभार, कि वो होता है ना आजकल की जनरेशन के हिसाब से हमारे भी दिमाग इस तरीके के चलने लगे अब कि नहीं ये वाली मूवीज क्या देखनी, बोरिंग हो रही है, पर जब देख लो तब आता है कि हाँ नहीं ये बहुत सही मूवी है। तो कुछ ऐसी मूवीज भी देखी जो जैसे आपकी सोसाइटी को हाईलाइट करती है, जैसे मैंने एक मूवी देखी थी थप्पड़, सोसाइटी में जिस तरीके का चल रहा है उसे हाईलाइट करती है। तो ऐसी कोई मूवी जो आपकी फेवरेट हो कि हाँ इसने जो है सोसाइटी को, जो चल रहा है ना सोसाइटी में कुछ नेगेटिव, उसको हाईलाइट करके काफी बड़े लेवल पे हाईलाइट किया है, ऐसा कोई? इनफैक्ट मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपनी क्लासेस में भी या तो कुछ ऐसा सेगमेंट दिखा दूँ उस फिल्म का जो रिलेटेड है उस टेक्स्ट से जो मैं पढ़ा रही हूँ, या फिर एटलीस्ट बात कर लूँ उन फिल्म्स की। उससे क्या होता है कि मेरा लेक्चर भी अप टू डेट रहता है, बच्चे भी इंटरेस्टेड रहते हैं, और फिर मैं भी बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि लिटरेचर ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता सिर्फ किताबी बातें करके, बोर हो जाएगा इंसान। और फिर
है भी लिटरेचर में इतना कुछ कि आसपास की सारी चीजों को इंक्लूड कर ही पढ़ाया जा सकता है वो। एंड डेफिनेटली जब आपने थप्पड़ की बात कही, उसी से कर लेते हैं बात शुरू। बहुत कमाल की फिल्म है, बहुत छोटी सी बात, बहुत लोगों को लगता है कि एक थप्पड़ ही तो था, हाँ, उसमें डिवोर्स लेने की क्या जरूरत, डिवोर्स लेने की क्या जरूरत थी। पर फिर जो भी सारा मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो पावर डायनामिक्स पे चलता है, और फिर वो पावर डायनामिक्स पे जब सवाल उठ जाता है तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अरे ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि होता है ना, ईगो पे बात हो जाती है। जब आपका उस मूवी में तो दिखाया भी गया कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और कोई मूवी जिसका आपने जो है सोचा हो कि इसका रिव्यू मैं लिखूंगी बट अभी टाइम नहीं मिल पाया, कोई ऐसी मूवी जिसका रिव्यू आपने स्किप हो गया हो, मतलब लिखना है बट अभी टाइम नहीं मिल पाया? अभी एक्चुअली हाल ही में मुझे आर्टिकल लिखना भी है और फिर वो हो नहीं पा रहा है तो फिर और एडिटर्स काफ़ी हैं मेरे पीछे पड़े हुए कि भेज दो, और फिर मुझे करना पड़ेगा उसके लिए ही। ऐसी तो कोई मूवी मेरे दिमाग में खैर आ नहीं रही है, मुझे रिसर्च करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा इसके लिए। रिसेंटली मैंने कोई मूवीज़ ऐसी देखी भी नहीं है विमेन सेंट्रिक, बट हाँ एक सीरीज जरूर याद आती है मुझे जो गर्ल सेंट्रिक है, डेरी गर्ल्स। इट इज एन आयरिश सीरीज, तो वो मैंने देखी थी और वो मुझे काफी अच्छी लगी थी। अगर मुझे मौका मिले तो हाँ, मैं उस सीरीज के बारे में जरूर लिखना चाहूंगी। और फर्स्ट मूवी जिसके बारे में आपने जो है अपना रिव्यू लिखा हो, कोई मतलब जो आपकी फर्स्ट मूवी रहेगी उसको देखने के बाद आपको लगा कि हाँ मुझे ना मूवी रिव्यू भी लिखना है? वो फिल्म आई थी जो फॉल्ट इन आवर स्टार्स की हिंदी अडेप्टेशन है। मैंने सच में नहीं देखी है, बट आप बता दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी वो। ओके, शायद मुझे नाम याद नहीं, पर शायद मैंने देखी। दिल बेचारा, हाँ मुझे अभी याद आया उसका नाम। दिल बेचारा। तो जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे लगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए। और ऐसे फॉल्ट इन आवर स्टार्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत रोना आएगा, बट फिर उस टाइम पे जब वो मूवी रिलीज हुई तो और भी ज्यादा रोना आया, क्योंकि वो समय कुछ ऐसा था जब वो फिल्म रिलीज हुई और उस टाइम पे हॉटस्टार ने वो फिल्म फ्री कर दी थी फॉर एवरीबॉडी टू वॉच। तो उस टाइम पे मुझे लगा, और फिर उस मूवी ने जितनी खूबसूरती से एक छोटे से शहर जमशेदपुर को रिप्रेजेंट किया, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे इसके बारे में तो लिखना चाहिए। अभी आप अपनी मदर के साथ रहती है या यहाँ पे दिल्ली पे सिंगल रहती है, फैमिली? नहीं, मैं पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ, मम्मी पापा, छोटा भाई है एक मेरा। तो मम्मी के साथ जो है, वैसे आपकी मम्मी आज आई नहीं? हाँ, वो है नहीं। अच्छा, तो उनके साथ आपकी कोई एक बेस्ट मेमोरी? बेस्ट मेमोरी मेरी मम्मी के साथ एक्चुअली रही इतनी बेस्ट हैं कि मैं काउंट ही नहीं कर पा रही, कि मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, आई थिंक जब भी उन्हें कुछ भी चाहिए होता है और फिर मैं कहती हूँ कि मम्मी बस मुझे लिंक भेज देना, मैं मंगा दूंगी, तो ये वाली बात काफी हर बार ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपको पसंद आ रहा है ना, बस आप मुझे लिंक भेज देना, मैं मंगवा दूंगी। ओके, आपकी अम्मा की ना कोई एक फेवरेट, मतलब जो आपकी अम्मा खुद से बनाती है, कोई ऐसा खाना जो आपको बहुत पसंद हो कि हाँ ये मेरी अम्मा से अच्छा कोई नहीं बना सकता है? आई थिंक बहुत कुछ है ऐसा, पर और ये मेरे पेरेंट्स का प्यार जताने का तरीका भी है। घर पे मिठाइयाँ बनाते हैं, स्क्रैच से बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाजार की मिठाइयाँ स्पेशली फेस्टिवल टाइम पे बहुत बहुत करप्टेड होती हैं। तो घर से खोआ निकालना, घर में ही बनाना, और अभी पीछे होली आई थी तो मम्मी ने गुजियाँ बनाई हुई थी, तो वो तो उनसे बेटर कोई भी नहीं बना सकता है। तो गुजिया में भी टाइप्स होते हैं मतलब एक होती है ना कि आपकी जो है सूखी वाली होती है, एक होती है चाशनी वाली बनाती हैं वो। अच्छा, चाशनी वाली गुजिया। और इसके ये तो आपकी जो है स्वीट्स की बात करी, इसके अलावा जैसे फूड होता है ना कि हाँ मेरी मम्मी जो है ये चीज बहुत अच्छी बना लेती है, कोई एक फूड जो आपको बहुत पसंद है? डोसा बहुत अच्छा बना लेती हैं। ओके, सारा ही खाना वो बहुत अच्छा बना लेती हैं और कोशिश करती हैं कि वो मुझे भी ट्रेन कर पाएं, बट ज्यादा कर नहीं पाई हैं। आपको खाना बनाना आता है? नहीं, मुझे पूरा खाना बनाना आता है, हर तरीके का बना लेती हूँ, बेसिक नीड्स के लिए बना लेती हूँ, बट फिर मुझे लगता है कि कुकिंग एक लाइफ स्किल है, और पर ऐसा ना हो कि खाली मुझे ही बनाना पड़े। जब वो कंपल्शन बन जाता है ना, तब वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब उसमें अगेन वो पावर डायनामिक्स इन्वॉल्व हो जाता है ना कि लड़की हो तो आप ही को खाना बनाना है, हाँ, तो वो चीज थोड़ी सी चुभती है। इसी पे मेरा एक अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे होता है ना अभी लड़कियां जो है
अब जॉब्स वगैरह करने लग गई है, अपने पैरों पे खड़ी होती है, तो ऐसा है क्या लड़कियों के अंदर अब ये वाला थॉट आ गया है कि अब मैं घर का काम क्यों करूं? क्योंकि पहले से हमारी जो समाज में प्रथाएं चलती आ रही कि लड़का जो है बाहर से कमा के लेके आएगा और लड़कियां जो है घर का काम करेगी, बट अभी लड़कियां भी बाहर जा रही है, काम भी कर रही है, और काम जैसे कुछ लोग होते हैं जॉब से आने के बाद घर पे भी खाना बना रही, तो अब ऐसा क्यों चेंज हो रहा है कि लड़कियां बोल रही है कि नहीं हम नहीं बनाएंगे खाना? अगर वो बोल भी रही हैं तो मुझे उसमें कुछ दिक्कत लगती नहीं है, क्योंकि लड़के नहीं बोल पा रहे हैं कि मैं क्यों ना बनाऊं खाना। वही बात है कि इतने सालों में हमने औरतों को एम्पावर कर दिया है, बट उतने ही सालों में हम लड़कों को नहीं सिखा पा रहे हैं कि उन एम्पावर्ड औरतों के साथ कैसे रहना है। कि अगर वो बाहर जाकर कमा रही है तो फिर आप थोड़ा सा खाना क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आजकल तो लड़के भी ट्राई करने लगे हैं, कुछ कुछ बनाते हैं, घर पे भी खाना बना लेते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, और फिर सारा काम करना चाहिए, क्योंकि खाली जेंडर डायनामिक्स की बात नहीं है, बाहर जाकर तो किसी को भी अपने लिए खाना बनाना हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आपको बाहर जाके जॉब करनी है, अकेले रहना है, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। कितने दिन आप बाहर से खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लाइफ स्किल है। एवरीबॉडी बिलोंग्स इन द किचन बिकॉज फूड इज देयर। तो जैसे आपने बताया ना, आपने जो है मूवीज रिव्यू वगैरह लिखा, आजकल तो ये ना जो है प्रोफेशनल वर्क भी बन गया लोगों का। तो किसी को अगर प्रोफेशनली सीखना है सब कुछ की क्या बोलते, तो उसको स्टार्ट कैसे करना है? कुछ टिप्स आपकी हैं कि अगर आपको राइटिंग में ही जाना है तो फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके लोग पब्लिशिंग हाउसेज में ट्राई करते हैं, सो दैट उनको राइटिंग मिल जाए, एडिटिंग मिल जाए, या फिर कुछ ऐसी कंपनी, लोग नेटफ्लिक्स के लिए भी कंटेंट लिखते हैं, कुछ ऐसी कंपनी जहाँ कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट हो, तो उससे लोग उस फील्ड में जा सकते हैं। तो उस फील्ड में जा सकते हैं। अगर किसी को मतलब किसी को वैसे नहीं जाना, सिर्फ मूवी रिव्यू करना है, उसको मूवी देखना पसंद है और वो अलग अलग मूवी के बारे में अपने थॉट्स लिख सकता है, तो उससे वो पैसा कैसे कमाएगा? I think Instagram is a good way of doing it. There's a beautiful page called Humans of Cinema that does that. तो वो हर किसी मूवी का रिव्यू करके उसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखना या अलग तरीके से लिखना, और एज आई टोल्ड यू कि मेरी पढ़ाई भी उस तरीके से हुई कि मैं सीखती गई। तो एक अलग से पेपर था हम जब मैं मास्टर्स कर रही थी, यूरोपियन सिनेमा, तो उससे मैंने सीखा कि कैमरे का एंगल किस तरीके से फोकस है, लॉन्ग शॉट क्या है, वाइड शॉट क्या है, और लाइट्स किस तरीके से काम करती हैं एक फिल्म में, नैरेटिव किस तरीके का है। तो खाली कहानी के बारे में नहीं, कैमरा भी कैसे वर्क करता है ये मैंने काफी तरीके से सीखा। तो और उस कैमरे के वर्क से, एडिटिंग से फिर फिल्म पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी मैंने सीखा, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली लिखने में। तो आपकी अम्मा को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बेटी जो है मतलब एक मल्टीपल फील्ड पे चली गई है, राइटिंग भी करती है, टीचिंग भी करती है, पोइट भी है, और भी मतलब इतने सारे काम कर रही है, तो अम्मा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि बेटा एक ही चीज पे फोकस करो, कि इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो एक साथ? नहीं, उन्हें पता है कि कर सकती है, उन्हें पता है कि सब कर सकती है, तो इसलिए क्यों नहीं। मम्मा ने बहुत सपोर्ट करा है आपकी? हाँ, सब नहीं एक्चुअली, बट हाँ जैसे उन्हें है कि हाँ कुछ ना कुछ तो करती रहे, घर पे ना बैठे, बस कुछ ना कुछ करती रहे। तो उन्हें डर नहीं लगता समाज का कि मतलब लोग क्या बोलेंगे? नहीं, एक्चुअली वो वाली बात है कि जब रिकग्निशन मिलता है तो फिर गर्व भी होता है माँ बाप को। बिल्कुल। तो जैसे जैसे रिकग्निशन मिला वैसे वैसे खुशियाँ बढ़ती गई उनकी। तो अभी मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो हमारी जो समाज है उसकी रियलिटी को दर्शाती है, या कुछ हो सकता है कि जो समाज की नॉर्म्स है उनको चैलेंज करते हुए होते हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमारे समाज में चल रही हैं, बट कुछ लोग होते हैं ना, या फिर कुछ लोग ही हैं जो उनके बारे में बात कर रहे हैं, पर आधे से ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो मैं आपसे कुछ टॉपिक्स पूछूंगी, आपकी उन पे क्या राय वो आप बतानी मुझे, और आपकी अम्मा अगर यहाँ पे होती तो वो क्या बोलती इसके बारे में। तो सबसे पहला मेरा है विमेन एजुकेशन, क्योंकि आज भी ना कई ऐसे मैंने देखा है, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, राजस्थान हो गया या फिर बिहार के कुछ पिछड़े इलाके हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया, जिधर जनजातियाँ रहती है उस साइड वाला एरिया हो गया, वहाँ आज भी ना एजुकेशन, विमेन एजुकेशन खासकर, वहाँ पे अभी भी लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता, एम्पावर नहीं बनाया जाता। उनका जो है टाइम होता है कि हाँ इसके बाद जो है लड़कियों को जो है स्कूल से निकाल देना है, या कभी स्कूल भेजना ही नहीं है। तो हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और फिर जब मैं अपनी एजुकेशन कर रही थी तो फिर मैंने काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़े इसके बारे में कि लड़कियों को और भी मेजर प्रॉब्लम होती है कि जब उनके मेंसेस का टाइम होता है तो फिर लैक ऑफ वॉशरूम्स की वजह से, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में लैक ऑफ क्लीन वॉशरूम्स की वजह से, जब वो उस एज में आती हैं कि 6th-7th में आ गई तो स्कूल ही छोड़ दिया क्योंकि साफ वॉशरूम्स ही अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रॉब्लम है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, और फिर एज अ कम्युनिटी काम करना है उसके लिए, कि सिर्फ
माँ बाप नहीं, स्कूल भी, टीचर्स भी। और एक बहुत ही खूबसूरत स्कूल है राजस्थान में, जयपुर के पास है, दिगंतर। वो क्या करते हैं कि अगर ऐसा कोई केस है कि किसी लड़की को नहीं भेजा जा रहा है या फिर उसकी उसकी अगर शादी करवाने के जैसा डिसीजन लिया जा रहा है, तो फिर वो मिलके, टीचर्स, प्रिंसिपल, सब मिलके उसके घर जाते हैं और फिर उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि नहीं, आप इसको वापस भेजिए। तो ऐसे इनिशिएटिव्स के हेल्प कर सकते हैं कि सबको साथ में काम करना पड़ेगा। तो जिस तरह के इनिशिएटिव चलते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये इनिशिएटिव ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं? देखिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा स्लोगन है, तो अब तो बहुत बहुत चेंज है। दिल्ली जैसे शहर में तो एटलीस्ट चेंज है कि हाँ, दे हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट इतने लेवल की एजुकेशन तो मेरी बेटी की कंप्लीट हो। बट सैडली ये मैंने देखा है और ये मैंने अपने फ्रेंड्स में भी देखा है कि चलिए पढ़ाई तो कर ली, बट फिर पढ़ाई के बाद उसका यूज नहीं किया, वही शादी करा दी। कि अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इतनी पढ़ाई की ही है तो फिर डिपेंडेंट होने के लिए तो नहीं की है ना। तो फिर ऐसे बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं मेरी जो मतलब काफ़ी एजुकेटेड हैं और काफ़ी एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स हैं, और मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, बट फिर नहीं कर रही हैं फॉर सम रीज़न। क्योंकि हो सकता है कि उनके हस्बैंड इतना अर्न कर लेते हैं, बट फॉर मी इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट मेकिंग योर ओन आइडेंटिटी व्हेन यू गो आउटसाइड। बिल्कुल। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको कहीं जाके, जैसे कोई लड़की नहीं आ रही है, या आपने वहां जाके उसको मनाया कि नहीं, आप अपनी बेटी को जो है स्कूल भेजिए, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? क्योंकि मैंने प्राइवेट स्कूल में ही काम किया है, तो काफी ऑलरेडी लोगों का इंक्लिनेशन रहता था उस तरीके से। बट हाँ, मैं एक लाइन जरूर अपने लेक्चर्स में बोलती थी कि अभी भी बोलती हूँ कि एजुकेशन एंड मनी आर द टू थिंग्स दैट कैन एम्पावर अ वुमन। राइट। कि उसके बिना फिर तो बेटा गुजारा नहीं है, तो फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ, हमें पढ़ना है। राइट। तो मनी मैटर करती है? बिल्कुल करती है। सैडली जैसे बहुत किताबों में, बहुत पोम्स में, बहुत मूवीज में ऐसे वाला नैरेटिव है कि पैसा खुशी नहीं दे सकता, बट थोड़ी तो दे सकता है। वो पैसे के बिना भी कुछ नहीं हो सकता है ना। हाँ, वो वाली बात है कि सैडली हम उस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में हैं कि उतना पैसा तो चाहिए होगा कि गुजारा चल जाए। राइट। और फिर गुजारे की डेफिनेशन तो हमारी बढ़ती रहती है। हाँ, वो डिजायर्स जैसे जैसे आपकी फुलफिल होती है, बढ़ती चली जाती है, खत्म ही नहीं होती डिजायर्स। तो मेरा दूसरा पॉइंट है, जैसे समाज में जो है, उसके बाद जो है एक टाइम तक आपने जो है पढ़ाई भी कर ली, मान लो आप जॉब भी करने लग गई, ठीक है, तो कई जगह होता है, अभी भी मैंने देखा है, लड़के क्या बोलते हैं, नहीं हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो जॉब ना करती हो, पढ़ाई उसने सारी कर रखी हो पर जॉब नहीं करना। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक ख्याल है ये उनका, जिनका भी है, कि अगर आपको एजुकेटेड लड़की चाहिए तो फिर सिर्फ वो बच्चों को पढ़ाने के लिए या सिर्फ खाने में नमक कितना डालना है नापने के लिए तो नहीं है। तो फिर आई थिंक कि मत शादी करिए ऐसे घरों में नहीं, मैंने दिल्ली में भी ऐसे बहुत, जबकि दिल्ली में आपको ना बहुत एजुकेटेड लोग भी मिलेंगे, सैलरी उनकी खुद की बहुत अच्छी, तो वो ये बोलने लग जाते हैं हमारी सैलरी काफ़ी है आपके लिए, आपको क्या ज़रूरत है जॉब करने की। वो ये वाली बात आ जाती है कि आप ना जॉब छोड़ दो तब हम आपसे शादी करेंगे। ये वाला मैंने बहुत देखा है दिल्ली में, ये कल्चर चल रहा है आजकल। ये ट्रॉफी वाइफ का कॉन्सेप्ट है जिससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ कि फिर आपकी एज एन इंडिविजुअल पहचान खत्म हो जाएगी, या फिर और वही बात है कि अगर उस हाउस होल्ड, देखिए घर में काम बहुत सारा है, बट अगर उस काम की रिकग्निशन होती तो फिर हमारी माएँ हमें काम पे क्यों भेजती। सही बात है। वही आजकल लोग पूछने लगते हैं, पहले तो खुद ही बोलेंगे घर पे आप रहो, घर का काम करो, घर का चूल्हा चौका आप संभालो, फिर लास्ट में पूछेंगे आप करते क्या हो, पूरे दिन घर पे बैठ के करते क्या हो। हाँ, तो उसका रिकग्निशन भी जरूरी है कि अगर वो चीज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, अगर डोमेस्टिक वर्क इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है कि अगर मर्द को सुबह काम पर जाना है, और ये कमला वसीम ने कहा है, बहुत बहुत फेमस फेमिनिस्ट थी, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, एंड आई वाज सो प्रिविलेज्ड कि मुझे उनका लेक्चर अटेंड करने को मिला था। तो ये सत्यमेव जयते में वो आई थी, तो उन्होंने कहा था आमिर खान के सामने कि अगर एक मर्द सुबह ऑफिस जाता है तो उसके पीछे का काम औरत करती है, तब वो जाके सुबह ऑफिस जा पाता है। मैं भी जब काम पर जाती हूँ तो फिर
मम्मी मेक श्योर करती हैं कि मेरे पास सारी चीज़ें रेडी हों, तब जाकर मैं काम पर जा पाती हूँ। तो अगर इकोनॉमी में लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे औरतों की एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रही है, जो आपको हिडनली सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, जो हिडन तरीके से सपोर्ट कर रही है आपको। तो इसके बाद ही एक ही है ना, जिस मान लो अब लड़कियां जॉब भी करने लगी है, सब कुछ है, पर मैरिज के टाइम पे क्या होता है ना, लड़की या फिर समाज में ऐसा चल भी रहा है अब तो लड़की भी, मैंने बहुत लड़कियों को ऐसा कहते हुए भी सुना है, मैंने पढ़ लिया, मेरे पास एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, मैं जॉब करती हूँ, तो अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी शादी, मैं अपना अर्न कर रही हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो मुझे क्यों करनी है शादी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये वाला एक पर्सपेक्टिव आजकल लड़कियों में बहुत चल रहा है। आई थिंक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर कोई खुश है ऐसी जिंदगी से तो कर ले, उसके लिए ऑप्ट, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं लगती। कि सबकी फैमिली की अपनी डेफिनेशन होती है कि कोई सिर्फ अपने और अपने डॉग के साथ खुश है, सिर्फ कोई अपने 2 दोस्तों के साथ खुश है, कोई खुद और अपने प्लांट के साथ खुश है, कोई खुद अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ खुश है, कोई एक ही बच्चे के साथ खुश है। तो जैसे भी कोई भी इंडिविजुअल को सुख शांति मिलती हो वो वैसे रहे। तो ऐसा आपको फील होता है कि इन फ्यूचर, मतलब अभी तो नहीं, 30-40s के बाद जो है लड़कियों को जरूरत होती है कि आपके साथ कोई हो, आपकी तबीयत खराब है तो आपके साथ कोई होना चाहिए उस टाइम पे? मुझे लगता है कि फिर अगेन वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि अगर शायद दोस्त भी हो सकते हैं साथ में उस टाइम पे। हाँ, पार्टनर का एक वो एंटायर कॉन्सेप्ट यही होता है कि कोई आपके साथ रहने के लिए हो, कोई आपकी ज़रूरतें समझने के लिए हो, कि आपकी कहानी कोई सुन ले एंड ऑफ द डे। ऐसी वाली रिलेशनशिप होनी चाहिए। बट हाँ, अगेन कई लोगों को शायद नहीं ज़रूरत महसूस होती है, तो फिर वो अपनी जगह मेरे हिसाब से ठीक है। शायद मैं उस तरीके से ना सोच पाती हूँ, पर वो उस तरीके से सोच पाते हैं। मैं हर तरीके के ओपिनियन के लिए अपना दिमाग खुला रखती हूँ। और दहेज को लेकर आपका क्या सोचना है कि क्या दहेज देना सही है या गलत है? मतलब आप क्या सोचते हैं कि, क्योंकि आज भी ना कई जगह ऐसी है जहाँ पे, खासकर मैं बनियों की बात करूँ तो बनियों में दहेज का बहुत चलता है, डॉरी उनके यहाँ भर के डॉरी जाती है। सैडली यस, कि अब नाम चेंज हो गया है, कॉन्सेप्ट वही है कि गिफ्ट दे देते हैं हम बेटी को। बट बिल्कुल अगर आप ऑब्जेक्टिव टर्म्स में मुझसे पूछें तो बिल्कुल गलत है। पर हाँ, कुछ फैमिलीज जैसे शान पे भी बात आ जाती है उनकी कि हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है और हमारे यहाँ तो वैसे चलता है। बट फिर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एट दैट पॉइंट मुझे लगता है कि फिर जो 2 लोग उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं वो डिस्कस करें, और फिर लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए कि वो क्या चाहती है, कि क्या वो इसको सही समझती है, और वो अनकंफर्टेबल होगी, आई एम श्योर। तो वो अनकंफर्टेबल है तो बिल्कुल नहीं लगता मुझे कि इस चीज के साथ आगे जाना चाहिए। अगर मैं बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, क्रिमिनल तो है ही, मतलब लॉफुली तो बिल्कुल गलत है। तो जैसे आपने डॉरी के बारे में बोला ये गलत है, तो एक और आजकल ना टर्म चल रहा है एलिमनी का, बहुत है अभी जो है, कितने जो है सेलिब्रिटीज हैं, अभी क्रिकेटर्स है, सबका डाइवोर्स हो रहा है, उसके बाद क्या है एलिमनी की बात आ जाती है। तो वो किस हद तक सही है? अगर डॉरी लेना सही नहीं है तो एक जो लड़की है इंडिपेंडेंट है, क्या उसका एलिमनी लेना सही है? देखिए, जहाँ तक डाउरी की बात है, 100% केसेस शादियों के होते हैं तो डाउरी होती है, मतलब ऐसे हम देख सकते हैं। डिवोर्स केसेस शायद 2% या 3% ही निकलेंगे, तब वो बात आती है। और फिर जैसे आप क्रिकेटर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, उनमें क्लास डिफरेंस भी बहुत है। अगर हम कॉमन लोगों की बात करें या एवरीडे केसेस को देखें, तो फिर बहुत ऐसी औरतें हैं जिनको एलिमनी या मेंटेनेंस आज तक मिला नहीं है, और कभी मिलने भी नहीं वाला है। शायद वो कोर्ट के चक्कर काट कर ही थक गई हैं, या फिर वो उम्मीद ही खो चुकी हैं कि ऐसा कभी कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि हम जस्ट बिकॉज 1-2 केसेस हो गए तो फिर एंटायर कॉन्सेप्ट को नलिफाई नहीं कर सकते। और फिर जो प्रताड़ना औरतों की हुई है और जो होती आ रही है और जो हिस्ट्री से सेंचुरी से चलता आ रहा है, तो फिर अगर हम उसको कंपेयर करें वो 1-2 क्रिकेटर्स के केसेस से, तो फिर मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। तो फिर अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में इतनी पावर है तो फिर हर केस को सॉल्व करे, और फिर हर किसी को इंसाफ दिलाए, इन व्हाटएवर वे। एलिमनी जो कॉन्सेप्ट है ये सही है इन द केस, आपके सोचने के हिसाब से? मतलब क्रिकेटर्स को अगर हटा दिया जाए इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एलिमनी लेना सही है? मैम, अगर
उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और अगर कोर्ट उस चीज़ पे अग्री करता है, द बेंच ऑफ जजेस अग्री, तो मुझे पर्सनली कोई उसमें दिक्कत दिखाई नहीं देती। बट ये कहीं ना कहीं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता कि आप डॉरी के लिए बोल रहे हो कि नहीं हम नहीं देंगे, क्योंकि वो लड़की के पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है। अभी जब लड़के की बारी आ रही है, क्योंकि लड़के ने 20-25 साल में अकेले खुद काम करके वो अर्न किया है, अब आप उसका 2 साल, आजकल तो क्या कर रही है लड़कियां, 2 साल शादी के हुए नहीं एंड देन डाइवोर्स लेके एलिमनी ले लो। मुझे लगता है ये काफी कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंस्टाग्राम से ही और पॉपुलर कल्चर से ही आया है। और एज आई टोल्ड यू कि डाउरी और एलिमनी ऑपोजिट्स नहीं है। शादी में डाउरी हमेशा ली जा रही है और एलिमनी 2-3% केसेस में होती है, तो उसको ऑपोजिट में इक्वेट करना मेरी तरफ से तो ठीक नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक एलिमनी इज द आंसर टू डाउरी। और अगर हम इतने एक्सचेंज ऑफ मनी की ही बात कर रहे हैं तो फिर रिश्ता कैसे एस्टेब्लिश हो पाएगा ना। सही बात है। तो इसके अलावा भी कुछ एक कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे इस सब के अलावा जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके बारे में आप क्या सोचती है? क्योंकि कुछ लोग तो इसे डिफाइन कर लेते हैं कि नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से होते हैं वो सही है, मतलब आप खुश नहीं हो पार्टनर्स के साथ तो आप जो है डाइवोर्स लेके जो आपको पसंद है उसके साथ चले जाएं। देखिए इंडिया में तो नहीं, बट इंडिया से बाहर जरूर पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट है। बट जो भी कॉन्सेप्ट है डिस्कस्ड होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए। मैं शायद अग्री ना करती हूँ इस बात से, अगर 2 लोग अग्री करते हैं तो डिस्कस्ड होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए और लॉफुल होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। बाकी हाँ, पर्सनली आई वुड नॉट अग्री विद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इनफिडेलिटी एक्सेट्रा। और इसके बारे में आपका क्या सोचना है? कई बार क्या होता है शादी तो आपकी हो गई बट अभी लड़का जो है डोमिनेंट है, होते कुछ लोग होते हैं डोमिनेंट कल्चर के होते हैं या उसी परवरिश में रहे होते हैं। खासकर ये मैंने तो थोड़ा हरियाणवी साइड या फिर इनमें होता है एक ईगो वाला प्रॉब्लम होता है कि हाँ नहीं हम जो है अभी शादी हुई है तो लड़की को जो है हमसे दब के रहना पड़ेगा, चाहे वो जॉब करे चाहे वो जैसे भी है। फिर कई बार हाथ भी उठ जाता है। वो थप्पड़ मूवी की हम बात भी कर रहे थे, तो क्या रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है कि लोग जो है उसने हाथ उठा दिया या फिर कुछ गाली गलौच हो गया तो अभी जो है अब हम इस रिश्ते पे नहीं रहेंगे, हम डाइवोर्स लेंगे? आई थिंक सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। और अगर लड़का डोमिनेटिंग है भी तो मेरी माँ हमेशा कहती है कि तो फिर आप क्यों नहीं कुछ कह पा रहे हो, तो फिर आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हो। तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है, डिस्कशन ज़रूरी है। तो अगर कोई बात नहीं समझ रहा है तो फिर उसी भाषा में समझाइए जिसमें वो समझ रहे हैं। तो फिर उनको उस तरीके से डिस्कस करिए उनसे। आपकी अम्मा इन सबको लेके ये सारी चीजें बोलती हैं? हाँ, मतलब वो काफ़ी एम्पावर्ड हैं उसमें कि आपकी अगर कोई बात नहीं सुन रहा है तो फिर आपको सुनाना आना चाहिए उसको, आपको अपनी बात कहना आना चाहिए। चुप रहने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं किसी चीज़ को लेकर तो फिर आपको अपना ओपिनियन वॉइस करना आना चाहिए। जैसे ना आपने बताया कि आप जो है मूवी रिव्यूज वगैरह लिखती हैं, तो इस पे ना कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऑफेंड भी होते होंगे कि यार ये तो हमारा फेवरेट एक्टर था और ये वाली मूवी तो हमें पसंद आई थी, इसके बारे में नेगेटिव कैसे बोल दिया? हुआ है कभी ऐसा कि नेगेटिव कमेंट्स आपको मिले हो, फिर आप उसको रिएक्ट कैसे करती है, कैसे आप उसके साथ डील करती है? अभी तक तो मुझे ये सिचुएशन फेस करने को नहीं मिली है। बाकी आई मेक श्योर कि मैं एक डिस्टेंस्ड पर्सपेक्टिव से उसको लिखूं कि वो बायस्ड ना लगे किसी भी तरीके से। ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के अगेंस्ट जा रही हूँ। और मुझे लगता है यही होती है राइटिंग की पावर। जितना आप उसको डिस्टेंस कर पाते हैं, जितना आप उसको अपने आप से दूर कर पाते हैं। मतलब वैसा ही है कि अगर मैंने कविता लिख दी है किसी चीज़ के बारे में तो इसका मतलब नहीं है कि मेरी जिंदगी में वही चल रहा हो। राइट। तो एज अ मैच्योर राइटर मुझ में ये पावर होनी चाहिए कि मैं इवन इफ मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है तो मैं उसके बारे में लिख पाऊँ। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ नहीं, कोई ऐसा नेगेटिव रिव्यू से किसी को प्रॉब्लम हुई हो, ये वाला मेरे साथ आज तक नहीं होता है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं सलमान खान सर की बात करूँ तो उनके जो डाई हार्ड फैंस है, थोड़ा सा भी नेगेटिव लिख दो ना आपको सोशल मीडिया ऐसे भर जाता है नेगेटिव कमेंट से कि आपने ऐसे बोला कैसे, कुछ है फैंस वगैरह उनके। तो फिर मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं डिस्टेंस अपना मेंटेन करके उसको एक फॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ अपना जो है कीमती वक्त देने के लिए हमें, और बेटी और अम्मा के इस खास एपिसोड में अपनी प्रेजेंस देने के लिए। थैंक यू सो मच मीरा।
ये थी हमारे साथ शिवी, जिन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करी, अपनी पोएम के जरिए एक मैसेज दिया। तो ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ बने रहिए बेटी और अम्मा के इस खास प्रोग्राम के साथ।